नमस्कार, मैं इंद्रदमन तिवारी हूँ और स्वागत करता हूँ आपसे शिखर भक्ता महोदय में। हम लोग बात कर रहे हैं इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी 3 इयर्स और एलएलबी 5 इयर्स के परीक्षाओं में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। और अभी तक हमने जो अलग अलग सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स की बात की है, पेपर्स की बात की है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी जो थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं, भाई बहन हैं हमारे, सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर का जो आपका थर्ड सेमेस्टर है, उसका जो आपका कल का पहला पेपर है पॉलिटिकल साइंस थर्ड। पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट और सेकंड का आपने एग्ज़ाम दिया है और आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर के आपके पेपर की और उसमें आने वाले जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी। तो पहले एक बार हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। आपकी 4 यूनिट है और 4 यूनिट में पहली जो यूनिट है वो लीगल ऑर्डर और फंक्शन ऑफ लॉ से रिलेटेड है। दूसरी लॉ के सोर्सेस से रिलेटेड है। तीसरी इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम से रिलेटेड है। और चौथी जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर से रिलेटेड है। तो आपने पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन, पॉलिटिकल साइंस का स्कोप, नेचर, ये सब पिछले 2 सेमेस्टर में पढ़ा होगा। इस बार का जो पॉलिटिकल साइंस की पहली यूनिट है वो फंक्शन ऑफ लॉ से रिलेटेड है और लीगल ऑर्डर से रिलेटेड है, उस पर बेस्ड है। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला ज़रूरी सवाल है, बड़ा सवाल बनता है कि लॉ की जो है वो डेफिनेशन क्या है। और लॉ की डेफिनेशन आप प्रयास करिए कि जो विचारक हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनके अनुसार लिखिए, अभी अपने अनुसार मत लिखिए। शुरुआत आप उनकी बात से कर दीजिए, बाद में अपनी भाषा में उसको समझाना तो आपका मतलब कर्तव्य है, अधिकार है, आप समझा सकते हैं। लेकिन प्रयास करिए कि जो शुरुआत करिए उसकी, उस शुरुआत में आप ऑस्टिन, हॉलैंड, सामंड या किसी को भी जिसको आपने पढ़ा है उसको कोट कीजिए। तो पहला सवाल जो आपका है वो लॉ की डेफिनेशन से है। लॉ की डेफिनेशन के साथ साथ एक सवाल और आपसे उसी में पूछ लिया जाता है जोड़ करके कि विधि के कार्य क्या है, विधि का कार्य क्या है। अच्छा, प्रयास ये किया करिए कि जब कोई सवाल 2 फ्रेगमेंट में हो, कोई सवाल 2 टुकड़ों में हो, तो जितना आप उसके एक पार्ट पर मेहनत करते हैं तो उतनी ही मेहनत दूसरे पार्ट पर भी करिए। यदि आप पहले पार्ट को 2 पेज में कर रहे हैं तो प्रयास करिए कि जो दूसरा पार्ट है उसको भी 2 पेज में करिए। 3-3 में कर रहे हैं तो 3-3 में करिए। इसके ऊपर यदि आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा पेज ज़्यादा आप ले रहे हैं। तो पहला सवाल जो आपका है वो लॉ की डेफिनेशन, उसका जो नेचर है वो क्या है, प्रकृति क्या है उसकी, और उसका फंक्शन क्या है। दूसरा सवाल यहीं पर आपका बनता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज, कि विधि का जो कानून का है वो वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। अब जैसे आप उसको सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ पे बांटते हैं कि जहाँ पे सब्सटेंस लिखे हुए हैं, जैसे इंडियन पिनल कोड हो गया तो सब्सटेंसेस लिखे हैं, वहाँ पर सब्सटेंटिव लॉ हो गया। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, तो सीपीसी, सीआरपीसी, ये प्रोसीजर लॉ हो गया। तो आप कैसे लॉ को क्लासीफाई कैसे करते हैं, कैसे आप उसको वर्गीकरण करते हैं, इसको लेकर के सवाल आते हैं। प्राइवेट लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, मुझे लगता है आपने शायद इस सेमेस्टर में होगा या आपने पढ़ा होगा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ आपको बाद में पढ़ना है। म्यूनिसिपल लॉ के बारे में और सिविल लॉ के बारे में, क्रिमिनल लॉ के बारे में, तो जो क्लासिफिकेशन है इसको पढ़ करके जाइएगा कि किस आधार पर इसको क्लासीफाई किया गया है और इनका मतलब क्या है। आखिर क्यों म्यूनिसिपल लॉ को, क्यों उसको प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है, क्यों उसको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। तो पहला सवाल आपका लॉ से, लॉ की डेफिनेशन, उसके नेचर, स्कोप और लॉ के फंक्शन से रिलेटेड है। दूसरा सवाल आपका लॉ के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। फिर हम जब दूसरी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ में, तो यहाँ से ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपसे सीधे सवाल पूछा जाता है कि विधि के स्रोत के विषय में बताइए। 3 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो यहाँ पर आपके सिलेबस में भी हैं। पहला कस्टम, दूसरा प्रेसिडेंट और तीसरा लेजिस्लेशन। अब जो टेंडेंसी रही है पेपर पूछने की, कभी कभी सीधे प्रेसिडेंट को लेकर के सवाल पूछा गया है, सीधे कस्टम को लेकर के सवाल, या सीधे लेजिस्लेशन को लेकर के सवाल पूछा गया है। कस्टम से सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। कस्टम को लेकर के ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं कि कब एक कस्टम एक वैध लॉ बन जाता है, कब एक वैध रूढ़ी एक विधि बन जाती है। तो उसमें जो उसके फीचर्स हैं, कस्टम के जो फीचर है कि एक लंबे समय से, शाश्वत समय से परपेचुअल चला आ रहा हो, उसमें कुछ ऐसी इनकन्सिस्टेंसी ना हो, एक बड़ा समुदाय या छोटा समुदाय जो भी उसको मान रहा हो, और वो एक प्रकार से देखा जाए तो सम्यक हो, मतलब उसमें कुछ ऐसा विरोधाभास ना हो जो आज की विधि से और उस विधि में, उस रूढ़ी में कुछ विरोधाभास ना हो। तो सोर्सेज ऑफ लॉ वाला सवाल अच्छे से पढ़ करके जाइएगा और कस्टम, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन पे तीनों पे अपने को तैयार करके जाइएगा कि यदि कोई एक पॉइंट ही आपसे बड़े में पूछ लिया जाए तो करने में आसानी रहे। अगला सवाल अगर हम बात करें तो जो एवी डायसी का सिद्धांत है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब कि विधि का शासन कोई भी विधि से ऊपर नहीं है, विधि के समझ सब लोग समान हैं। तो जो एवी डायसी की बुक का नाम भी आप देख के जाइएगा। एवी डायसी का रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है। और रूल ऑफ लॉ जब आप पढ़ रहे हैं तो रूल ऑफ लॉ को थोड़ा सा इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़िएगा कि कैसे आर्टिकल 14 और कैसे रूल ऑफ लॉ एक तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे ईपी रोहप्पा के केस में कहा गया कि मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण मिला है।
कैसे जिसको प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस बोलते हैं। और इसी के साथ आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी देख लेना है थोड़ा सा कि ऋजु न्याय या प्राकृतिक न्याय जो है उसका सिद्धांत कि दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है इसका मतलब क्या है? चूंकि बात इंडियन फेडरल सिस्टम की हो रही है तो इसके साथ में मॉन्टेस्क्यू का एक सिद्धांत है सेपरेशन ऑफ पावर। एक कोट है, मुझे किसका कोट है वो मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन एक कोट है कि पावर करप्ट्स, अब्सोल्यूट पावर अब्सोल्यूटली करप्ट्स। शक्ति आपको भ्रष्ट बनाती है और आत्यंतिक शक्ति आपको आत्यंतिक भ्रष्ट बना देती है। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब कि शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब कि सारी की सारी शक्ति का मतलब कि रूल मेकिंग, रूल का इम्प्लीमेंटेशन, और जो इम्प्लीमेंट करने पर ना कर रहा हो, ना मान रहा हो, उसको पीनल लॉज के द्वारा उसको दंडित करना। ये तीनों काम यदि किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए, एक व्यक्ति से मेरा मतलब एक संस्था से है, तो वहाँ पर अराजकता की संभावना होती है, वहाँ पर भ्रष्टाचार होने की संभावना होती है। मॉन्टेस्क्यू के सेपरेशन ऑफ पावर के अनुसार देखा जाए तो जो हमारा आज का हमारी आज की व्यवस्था है कि कानून बनाने के लिए हमारे पास लेजिस्लेचर है, कानून का पालन कराने के लिए हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, और कानून का पालन ना करने वालों को दंडित करने के लिए हमारे पास जुडिशरी है। तो कहीं ना कहीं ये शक्तियों का पृथक्करण जो हमने किया है वो वहीं से। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर को अगर देखा जाए तो हूबहू जैसा वहाँ पर स्ट्रिक्ट सेंस में है वैसा हमारे यहाँ पे नहीं है। कभी कभी आपसे शक्ति के पृथक्करण पर या सेपरेशन ऑफ पावर पर सवाल पूछा गया है कि क्या जो मॉन्टेस्क्यू की अवधारणा है, जो मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर है, क्या वो बिल्कुल एज इट इज़ हमारे यहाँ पर उसको फॉलो किया जाता है? तो वहाँ पर आप जवाब दीजिएगा कि नहीं, हमारे यहाँ पे पालन नहीं किया जाता। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि किसी भी मसले का, किसी भी मुकदमे की सुनवाई करके अपराधी को जो सज़ा देने की या फांसी देने की या उसको पार्डन करने की जो शक्ति है वो न्यायपालिका के पास होनी चाहिए थी, लेकिन वो शक्ति कभी कभी राष्ट्रपति भी यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी शक्ति इनके पास जा रही है। आर्टिकल 123 में गवर्नर, और आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 213 में गवर्नर ऑर्डिनेंस लेकर के आते हैं जिस समय हाउस रन नहीं कर रहा होता है, जिस समय सेशन नहीं चल रहा होता है, अगर कोई विशेष बात पर कानून बनाना है तो एक तरीके से देखा जाए तो जो कानून बनाने की शक्ति है वो केवल लेजिस्लेचर के पास होनी चाहिए थी मॉन्टेस्क्यू के अनुसार। लेकिन यहाँ पर किसी स्थिति विशेष में वो प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास भी शक्ति चली जाती है। तो जो मॉन्टेस्क्यू की अवधारणा है वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर जैसा तो नहीं है। हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, शक्तियों का विभाजन है, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत भी है। तो मॉन्टेस्क्यू को पढ़ने के साथ साथ आप थोड़ा सा, जब मैं कह रहा हूँ रूल ऑफ लॉ को और सेपरेशन ऑफ पावर को, तो दोनों को इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़िएगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो हमारी ये अवधारणा है, कोई हम बाहर से उसको लेकर के नहीं आए। अब अगला सवाल हम अगर देखें तो जो आपकी फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर है। तो अगर आपके पास यूएन चार्टर हो तो बेहतर है, अगर यूएन चार्टर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप नेट से या अगर आपके पास आप क्लास नोट्स हो तो वहाँ से पढ़िएगा। जो यूनाइटेड नेशन के कुछ एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज का महत्व क्या है, उन एजेंसीज को किस वजह से बनाया गया, उनका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, आप पहला सवाल तो यहाँ से ये पढ़िएगा। और यूएन के ये फोर्थ यूनिट से आपके लिए एक जरूरी और छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, G20 हो गया, ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या सार्क हो गया, या ओपेक हो गया। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि उसमें कई सारे देशों के लोग जुड़े हुए हैं, इकट्ठे हैं। और कुछ रीजनल, कुछ खास रीजन में अगर कोई संगठन बना हुआ है, तो जो इंटरनेशनल संगठन है और जो रीजनल संगठन है, इन संगठनों के विषय में थोड़ा सा पढ़िएगा। उसके बाद आपके पास एक थ्योरी बचती है जस्टिस की थ्योरी। जस्टिस का मतलब क्या होता है, और जस्टिस के बारे में जैसे रॉल्स ने कुछ कहा, नॉजिक ने कुछ कहा, एरिस्टोटल ने कुछ कहा। तो वहाँ पे आपको जब आप जैसे आपका जो पहली यूनिट का टॉपिक है कि लॉ जस्टिस मॉरलिटी, तो लॉ में जस्टिस में और लॉ में मॉरलिटी में, लॉ मॉरलिटी पे हार्ट फुलर की डिबेट पढ़ लीजिएगा। और लॉ जस्टिस यदि आप पढ़ रहे हो तो उसमें एरिस्टोटल, रॉबर्ट और नोजिक, ये तीनों अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अपनी बात जस्टिस को लेकर के कही। उनका अपना अपना जस्टिस को लेकर के, लॉ और जस्टिस को लेकर के सिद्धांत था। तो लॉ एंड मॉरलिटी, लॉ एंड जस्टिस यदि आप पढ़ना चाहें तो वहाँ से आप, अगर आप 10 सवाल पढ़ने की क्षमता में हैं तो उसको भी पढ़ करके जरूर जाइएगा। उसके बाद जो इंडिया में कोर्ट्स की हायरार्की है, कोर्ट्स की हायरार्की का मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से शुरू करके हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के नीचे अगर आप कोर्ट थोड़ी सी अगर आपको जानकारी हो, आपको इंटरेस्ट हो कि उसके नीचे कहें तो एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज और CJM, ACJM, उसके नीचे JM फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। तो यदि आपको इतना लिख पाने में सक्षम हो तो बेहतर है। यदि आप इतना लिख पाने में सक्षम नहीं है तो जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है,
तो सामान्य जुरिस्डिक्शन के ओरिजिनल जिसको बोलते हैं, अपीलेट जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। तो वो कोर्ट्स की हायरार्की और कोर्ट्स का जो जुरिस्डिक्शन है, यदि आप उसको पढ़ सकें तो वहाँ से भी सवाल आने की काफ़ी उम्मीद रहती है। तो ये आपका रहा पॉलिटिकल साइंस का जो महत्वपूर्ण आपके लिए 10 सवाल हैं, 10 मुझे लगता है हो गए हैं। तो लॉ की डेफिनेशन, उसके रिलेशन, स्कोप और लॉ का फंक्शन, उस पहला सवाल। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ दूसरा सवाल। सोर्सेज ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस, सेपरेशन ऑफ पावर, यूएन की एजेंसी और फंक्शंस, लॉ, जस्टिस और लॉ मॉरलिटी, कोर्ट्स की हायरार्की, कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन, और जो ये रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके विषय में। तो कल आप सभी का पहला एग्जाम है इस सेमेस्टर का, दूसरे वर्ष का। आप सभी सीनियर होकर के पहली बार एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और जल्दी ही आपका जो अगला विषय होगा उसके सवाल लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।